आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली, जिसने अब तक के सबसे ज़्यादा बोल्ड डिसीजंस लिए हैं। बिल्कुल। चाहे वो इकोनॉमिक क्षेत्र में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए 370 का एब्रोगेशन हो, बिल्कुल। ट्रिपल तलाक खत्म करने की बात हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, भारत की ये जो सरकार है ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। बिल्कुल। और ये रिस्पॉन्सिबल भी है। कोविड के समय में 67,000 से ज्यादा लोगों को भारत में लेकर के आने की, सेफ एंड साउंड लाने की बात है। अफगानिस्तान से 5,000 लोगों को लेकर के आने की बात है। रशिया यूक्रेन युद्ध में अगर नरेंद्र मोदी जी के एक फोन पर रशिया भी और यूक्रेन भी युद्ध विराम करता है और भारतीय मूल के 22,000 बच्चे जो वहां पढ़ने के लिए गए हुए थे, वो अपनी बसों पर तिरंगा लगा करके देश में आ जाते हैं, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगे को ताकत दी है। और न केवल भारतीय मूल के बच्चे, पाकिस्तान के रेजिडेंट, पाकिस्तान के नेशनल वाले बच्चे भी बिल्कुल अपनी बस पे तिरंगा लगा करके सेफ एंड साउंड भारत आ जाते हैं। हम केवल ग्लोबल साउथ ग्लोबल लीडर नहीं है। आज भारत विश्व के ऊपर के 4-5 देशों में गिना जाता है लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रिस्पेक्टेड आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, खैर मकदम, सत श्री अकाल। हर देश के विकसित होने के सफर में ऐसे कुछ अहम क्षण आते हैं जिनको बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। वो मील का पत्थर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन क्षणों के बाद देश में विकास दर तेज हो जाती है और विश्व पटल पर देश का नाम बहुत ऊंचा हो जाता है। ऐसा ही एक मील का पत्थर 26 मई 2014 को तब आया जब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आज उस बात को 11 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और देश में बहुत विकास हुआ। देश कई ऊंचाइयों तक पहुंचा और कई अहम, मुश्किल लेकिन जरूरी फैसले लिए गए देश और जनता के हित के लिए। अब उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद बेहद खास मेहमान आज आकाशवाणी में मौजूद हैं। लोक कल्याण कार्य में दशकों से जुड़े हुए माननीय लोकसभा के सांसद और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में माननीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में आपका। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। हर्ष जी, एक सपने का विस्तार हुआ विकसित भारत बनने के लिए। ये अमृत काल में जिसमें हम चल रहे हैं, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 वर्ष, युवा शक्ति के 11 साल, नारी सशक्तिकरण के 11 वर्ष। आप इन 11 वर्षों को कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे आप इनके बारे में? जिस बात की आगाज अच्छी हो, महत्वपूर्ण हो और सेवा के भाव को लेकर के हो, और शपथ केवल प्रधानमंत्री पद की नहीं, शपथ इस बात की भी कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ के बाद अपने पहले वाक्यों में कही जी। ये कमिटमेंट उनकी अपने आप से थी, जिसको आपने इन 11 वर्षों में देखा कि 200 से ज्यादा जन कल्याण की योजनाएं न केवल बनी बल्कि उनको जमीन पे उतारा गया, उनको मूर्त रूप दिया गया। देश के 140 करोड़ जनता तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाई गई योजनाएं और सरकार, पूरी सरकार के द्वारा उनका इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसको मैं कहूं ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस थी। ये जो सरकार 11 वर्षों से देश का संचालन कर रही है, वो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है।
अकाउंटेबल है पब्लिक के लिए। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने वो कमिटमेंट अपने आप से किया, जिसका परिणाम आप पिछले 11 सालों से आज तक, आज 11 वर्ष हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस सरकार को लीड करते हुए, और उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां भी आईं। कोविड जैसी पेंडेमिक आया जो कि 100 साल के बाद आया, और उसको भी इतने अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी ने फ्रंट से लीड करके मैनेज किया। देश को एक भयमुक्त माहौल दिया कोविड के टाइम, जब पूरा विश्व थर-थर कांप रहा था, और केवल 4 देश ऐसे थे जो कोविड की वैक्सीन बना रहे थे। भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस समय उन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि कोविड की वैक्सीन इंडिजिनस होगी, और 9 महीने के अंदर 2 कंपनीज के द्वारा कोविड की वैक्सीन बनी। और न केवल वैक्सीन बनी, आप देखिए इतना बड़ा अभियान वैक्सीनेशन का, बिल्कुल 220 करोड़ डोजेज 140 करोड़ लोगों तक पहुंची। सुदूर जहां पर कोई व्हीकल नहीं जा सकता, वहां पर भी हमारे पैरामेडिक स्टाफ और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन नदियां पहाड़ क्रॉस करते हुए दूर गांवों में भी कोविड की वैक्सीन लगी। और न केवल देशवासियों को राहत मिली, 150 से ज्यादा ऐसे देश जिन तक वैक्सीन पहुंचाई गई, जिसमें से लगभग 50 देशों को मुफ्त में वैक्सीन दी गई। तो ये भारत का अमृत काल जो अभी प्रारंभ हुआ है, और मैं ये भी मानता हूं कि ये जो अभी 11 वर्षों में देश के अंदर विकास के साथ साथ विरासत भी है, ये नींव है विकसित भारत के लिए। जो जब हम अपने आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे, तो ये जो 11 वर्षों का काम है और जो आगे आने वाले वर्ष हैं, उसके लिए जो जन कल्याण के काम हो रहे हैं, देश की प्रगति के काम हो रहे हैं, देश में विकास हो रहा है, देश की विरासत को इंटैक्ट रखने के काम हो रहे हैं, ये उसकी नींव है, ये उसका बेस है। देश को विकसित भारत जब बन रहा होगा तो यही उसका बेस रहेगा। आपने कहा देश में कई बदलाव हुए। हम पहले देखते थे सड़कों पे गड्ढे, हम देखते थे कि हाईवे प्रोजेक्ट्स में देरियां, लेकिन आज हम देखते हैं कि हाईवे एक रिकॉर्ड दर से बन रहे हैं, और सिर्फ बन नहीं रहे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन यानी सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हाईवेज बन रहे हैं, ग्रीन हाईवेज बन रहे हैं, और पूरे विश्व में इस बात को सराहा जा रहा है। और साथ ही साथ वो देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन प्रैक्टिसेस को हर जगह फॉलो किया जाए। आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से ये सब मुमकिन हो पाया? 140 करोड़ देशवासियों का देश, इतना विशाल देश, विश्व गुरु, कैसे हम ये सब कर पाए? मैं हाईवेज पर जाने से पहले जी, ये भी मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है, मैं बताना चाहता हूं कि जन कल्याण की योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाओं में जी, आप प्रधानमंत्री की और सरकार की संवेदना देखिए कि अगर प्रधानमंत्री को ये अपने जीवन में कभी लगा कि हमारे देश में मातृशक्ति, हमारी माँ, हमारी बहन लकड़ी के चूल्हे पर लकड़ी जला करके खाना बनाती है और उससे उनको टीबी, कैंसर, फेफड़े की बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती थी, बिल्कुल, तो इस संवेदना के कारण उज्ज्वला योजना बनी। बिल्कुल, लगभग 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया गया देश के अंदर। उनको ये, प्रधानमंत्री जी को ये लगा अगर कि आज हमारी माँ, हमारी बहन जिनके घर में, गांव में शौचालय नहीं है, वो खुले में शौच के लिए जाती है, तो माँ के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय, चाहे वो किसी के घर में बनना हो, चाहे वो सार्वजनिक शौचालय बनना हो, तो ये मातृशक्ति के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री जी की एक संवेदना थी। गरीबी हटाओ का नारा पुरानी सरकारों ने दिया, गरीबी नहीं हटी, गरीब हटे। पर इस बार पिछले 11 वर्षों में वो जो बूंद बूंद से घड़ा भरा है विकास का, जन कल्याण का,
उसके अंदर आज देश में भारत पूरे विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के निकला है। आज हमने जापान को भी सरपास किया है। बिल्कुल। आज देश के 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इसको बोलते हैं गरीबी हटाना। बिल्कुल। आज छोटा रेडी पटरी वालों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि योजना को अगर शुरू किया तो एक रेडी पटरी वाला जो 10-15 हजार रुपए ब्याज पे लेकर के अपनी सब्जी बेचता था, उसको उससे मुक्ति मिली है। 10,000 रुपए का लोन, और इजीली लोन, कुछ नहीं देना है, जाओ और ले आओ। और 10,000 रुपए उसने पे कर दिए तो 20 ले ले, 20 पे कर दिए तो 50 ले ले। तो ये छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं, उसका वाली वारिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। बिल्कुल। हाईवेज की बात की आपने। 2014 से पहले और आजादी से लेकर के 2014 तक 92,000 किलोमीटर का हाईवे बना था जी। इन 11 सालों में 60,000 किलोमीटर का हाईवे बन के जनता के सुपुर्द किया गया है। आप सोचिए, सुदूर उत्तर पूर्व के देशों में, उत्तर पूर्व के राज्यों में वहां तक कोई जा ही नहीं पाता था। देश का प्रधानमंत्री 2014 से पहले केवल 2 प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट ऐसा था, वो जो चिकन नेक आप देखेंगे बांग्लादेश के ऊपर, इतना सा नक्शे के ऊपर दिखता है कि वहीं से जाना पड़ता है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 60 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का दौरा किए हैं। आप देखिए, 14 से पहले केवल 2 प्रधानमंत्री गए हैं। केवल 2 बार प्रधानमंत्री का विजिट नॉर्थ ईस्ट में हुआ, जिसमें से एक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, और स्वयं नरेंद्र मोदी जी 60 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में गए हैं। आज भारत की सरकार में, एनडीए की सरकार में लगभग 70-72 मंत्री हैं। प्रत्येक मंत्री को हर 3 महीने में एक बार नॉर्थ ईस्ट के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां रहना है 2 दिन 3 दिन। वहां पर केंद्र सरकार की जो योजनाएं वहां जमीन पे पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, इसको जाकर के देखना है। आज हाईवेज बने हैं, 60,000 किलोमीटर का हाईवे, नेशनल हाईवेज। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस, उदाहरण दूंगा कुछ, बहुत ज्यादा सारे उदाहरण नहीं दे सकता हूं, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो रहा है। दिल्ली से मुंबई जाने में 33-34 घंटे बाई रोड लगा करते थे। आज 1350 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है, केवल 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई जा पाएंगे। आप सोचिए, आधे से कम समय में जा पाएंगे। कितना फ्यूल, कितना पैसा, कितनी एनर्जी बचती है। आज दिल्ली अमृतसर कटरा, इसका हाईवे बन के तैयार हो रहा है। आज दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट जाना है तो उसके लिए हाईवेज तैयार हो रहे हैं। यहां तक कि एशियन कॉरिडोर बन रहा है, म्यांमार से होता हुआ थाईलैंड तक जाने की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में न केवल हाईवेज, बल्कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की मैं बात करूं तो आज 7.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क योजना बन चुकी है, जो कि पिछले 10 साल में 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी है पिछले 11 साल के अंदर। और ये गांवों को शहरों से जोड़ना, गांव की इकोनॉमी को शहर तक लेके जाना, गांव के प्रोड्यूस को मार्केट तक लेकर आना, इसी कारण से भारत आज चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पा रहा है। और ये जो हाईवेज हैं, ये हाईवेज मात्र कंक्रीट की रोड्स नहीं है, ये हाईवेज देश की तरक्की की रोड हैं। ये देश की इकोनॉमिक पावर हैं, ये देश की इकोनॉमी की तरक्की की रोड्स हैं। आज जो 1 रुपया हम अपने नेशनल हाईवे पे खर्च करते हैं, वो देश की जीडीपी में 3.2 का कंट्रीब्यूशन करता है। मैं अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, केवल हाईवेज के कारण से पिछले 5 साल में मात्र 45 मैन डेज का रोजगार, 45 करोड़ मैन डेज का रोजगार केवल पिछले 5 सालों में डायरेक्टली हमने दिया है युवाओं को।
5 साल में। ये तो डायरेक्ट है। अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं तो लगभग 50 करोड़ मैन डेज हाईवेज के निर्माण के कारण हमारे देश के लोगों को मिला है। और अगर मैं इंड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो वो लगभग 800 करोड़ मैन डेज हैं, जो हाईवेज के कारण लगभग 900 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट मोदी जी की सरकार ने, नितिन गडकरी जी के हाईवे निर्माण के कारण आज हम देश को दे पाए हैं, जिसके कारण से 27 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो ये जो आज देश चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हाथ है देश की तरक्की के लिए। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है मोदी जी के नेतृत्व में, ये 10 साल 11 साल पहले नहीं थी। बिल्कुल ठीक। जैसा आपने कहा कि सड़कें पहुंची तो देश के सुदूर इलाकों में विकास पहुंचा, और जिन इलाकों के बारे में इससे पहले कभी सोचा नहीं गया था, उन इलाकों के बारे में अब सोचा गया। जिस जनता के बारे में, जैसे कहते हैं रीचिंग द लास्ट मैन, जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, उसके बारे में कभी सोचा नहीं गया था, इस बार प्रैक्टिकली इन 11 वर्षों में उनके लिए सोचा गया। हर जी, गवर्नेंस के रूप में अगर बात की जाए, पॉलिसी मेकर्स के जहन में जाके अगर देखा जाए और एक आम व्यक्ति जानना चाहे कि कैसे गवर्नेंस में सुधार हुआ, पॉलिसी मेकिंग में कुछ बदलाव आए, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें। 11 वर्ष की जो गवर्नेंस है, ये गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नेंस है जी। स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि सरकार का 1 रुपया चलता है तो जनता तक 14-15 पैसे पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अपने लाल किले से संबोधन में कहा था कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ जोड़ना है। ये महत्वपूर्ण है। उस समय के विपक्ष ने इस बात का मजाक उड़ाया था कि प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से क्या स्वच्छता की बात कर रहे हैं, क्या ये आधार कार्ड की बात कर रहे हैं? यहाँ तो इंटरनेशनल बात होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, उस एक मूव ने आधार कार्ड को बैंक के साथ जोड़ना और मोबाइल के साथ जोड़ने से, और वो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम प्रधानमंत्री जी ने लागू की, जिसमें सरकार का चला हुआ एक एक पैसा लाभार्थी तक, देश की जनता तक डायरेक्ट पहुंचता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। इस बात से 3.5 लाख करोड़ का जो भ्रष्टाचार होता था, बिचौलियों में पैसा जाता था, वो जो पिलफरेज होती थी, उसको खत्म किया है। आज उज्ज्वला योजना की सब्सिडी मिलनी है, या कोई भी सरकारी पैसा, इवन पेंशन तक जानी है किसी को, तो वो सीधा एक क्लिक से लाभार्थी के बैंक के खाते में पहुंचती है। आज किसान सम्मान निधि अगर वर्ष में 6,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि के रूप में मिलते हैं, तो उन्हें किसी कलेक्टर के पास जाकर के लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन वो देनी है, उस दिन देश के सभी किसानों को जो इस बात के लिए एलिजिबल हैं, 2,000 रुपए की किस्त जो जाती है किसान सम्मान निधि के रूप में, वो सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अकेले इस स्ट्रोक ने, प्रधानमंत्री जी के इस स्ट्रोक ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार का जो इंस्टीट्यूट बना हुआ था, वो खत्म किया है। दिस इज गुड गवर्नेंस, दिस इज भ्रष्टाचार मुक्त शासन। और अगर मैं भयमुक्त शासन की बात करूं, तो ये वो देश है, ये बदला हुआ देश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसमें मुंबई में आतंकवादी आकर के इनोसेंट 200 लोगों को, 200 से ज़्यादा लोगों को मार के चले जाते हैं कराची से आने के बाद। आज ये भारत बदला हुआ है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। 2014 में उरी की घटना, पुलवामा की घटना, उसके बाद अब ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम की घटना, इसमें पूरे विश्व को भी ये बताया कि भारत आज बदला हुआ है और आतंकवाद के प्रति हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है।
पाकिस्तान के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की है। पहली बार हुआ है ऐसा। आज सेना को पूरे अधिकार दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक की हो, या इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को ये बताया, पूरे विश्व को ये बताया कि भारत अब किसी से डरने वाला नहीं है। भारत छेड़ता नहीं है, पर अगर कोई छेड़ेगा तो उसको भारत छोड़ेगा नहीं। ये प्रधानमंत्री जी ने बड़ा लाउड और क्लियर मैसेज पूरे विश्व को दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को, 100 किलोमीटर दूर 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्तो नाबूद किया, अपने देश से बैठ के इंडिजिनस वेपन्स से किया। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस देखिए, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के ऊपर वार किया, वहां की जनता को बचाया, वहां के सैन्य ठिकानों पर पहले वार नहीं किया। लेकिन आज आतंकवाद की घटना हमारे लिए एक्ट ऑफ वार है। बिल्कुल, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो हमने केवल 3 दिन के अंदर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म किया, लाहौर का। उसके अलावा उन्होंने ड्रोन अटैक किया, मिसाइल अटैक किया, सब हमने रोके। तब तक एक्सैजरेट नहीं किया जब तक कि पाकिस्तान ने हमें मजबूर नहीं कर दिया और 3 दिन के अंदर अंदर उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को ख़त्म किया। और इंडिजिनस बनी हुई जो हमारी मिसाइल्स हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने, चाहे वो S-400 था, उसने भी अपना काम पूरा किया। और 3 दिन के बाद अगर सीज फायर किया तो केवल इस बात के लिए कि भारत मूलतः शांति प्रिय देश है, हमें पाकिस्तान की जनता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर सेना वहां की रिटेलिएट करेगी वहां के शासकों के कारण से, तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते हैं हम, गोली का जवाब गोले से देना जानते हैं, जो इस बार प्रधानमंत्री जी ने ये करके दिखाया है। अब हम इस बात से डरने वाले नहीं है कि पाकिस्तान परमाणु शक्ति है, हमारे पास हर बात का जवाब है। बिल्कुल। तो ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन, भयमुक्त शासन, आतंकवाद मुक्त शासन पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। बिल्कुल। और भारत की सेनाओं को हम हमेशा सलाम करते हैं। हम जानते हैं कि सशक्त हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। और अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है, जितने कुशल तरीके से काम हो रहा है, सब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेक इन इंडिया, आपने अभी डिजिटाइजेशन का जिक्र किया, आपने कहा डायरेक्ट ट्रांसफ़र के ज़रिए एक मास्टर स्ट्रोक था प्रधानमंत्री जी का, जिसके ज़रिए न जाने कितने ही लोग सीधा लाभार्थी बने। भ्रष्टाचार का जो एक ढांचा बन चुका था इतने वर्षों में, इतने दशकों में, वो टूटा। और अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से हमने ये देखा कि इतना सटीक प्रहार हम कर पाए, वो भी उन हथियारों के ज़रिए जो भारत में बने थे। मेक इन इंडिया का नारा जो प्रधानमंत्री जी ने दिया, मेक इन इंडिया से हमने न जाने कितने हजारों करोड़ों के जो आयात थे उनको रोका। और आज भारत के हथियार, भारत की सोच, भारत की प्रौद्योगिक दूरदृष्टि को पूरा विश्व अपनाना चाहता है। आपके विचार? कोविड के समय में हमने वैक्सीन्स बनाई हैं जी, इंडिजिनस बनाई हैं, बिल्कुल, जिससे देश बच पाया। आज भारत का डिफेंस का एक्सपोर्ट जी 30% बढ़ा है, डिफेंस का इंपोर्ट 70% हमने कम किया है। आज 2014 से पहले हमारे देश में मोबाइल बनाने की 1 या 2 फैक्ट्रीज थी। आज 300 से ज़्यादा फैक्ट्रीज हमारे देश में मोबाइल बना रहे हैं। आज हम सेमीकंडक्टर की तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं कि देश के अंदर सेमीकंडक्टर बनना चाहिए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिफेंस सिस्टम में हमने ब्रह्मोस बनाया है, ना केवल बनाया है, हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। आज विश्व का वन ऑफ द बेस्ट बेड़ा, डिफेंस का बेड़ा, नेवी का बेड़ा हमने अपने देश में बनाया है। बिल्कुल। आज हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं। आज भारत एक्सपोर्ट कर रहा है वस्तुओं को भी और टेक्नोलॉजी को भी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अगर प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर देश के जन जन की चिंता करते हुए
आयुष्मान भारत योजना जैसा हेल्थ एश्योरेंस शुरू किया है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ एश्योरेंस है। पूरे देश के अंदर केवल 3 राज्य ऐसे थे जो इसको नहीं कर रहे थे, जिसमें से एक अभी भी वेस्ट बंगाल में ये लागू नहीं है। दिल्ली ने भाजपा की सरकार बनने पर, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनने पर जो हमने वायदा किया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे, तो जिस दिन शपथ लिया मंत्रिमंडल ने रेखा जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उसी दिन पहली बैठक में आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली के अंदर लागू किया। और वो भी 5 लाख पूरे देश में है। दिल्ली के अंदर 10 लाख का इलाज एक गरीब आदमी को 1 साल में एक बार, उसके परिवार के एक व्यक्ति को किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लाख का इलाज मुफ्त है। और 70 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं देश में, दिल्ली में विशेष तौर से आयुष्मान वय वंदन योजना की बात कर रहा हूं, उसमें चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग, उसको भी 10 लाख का इलाज आयुष्मान वय वंदन योजना जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू किया। पूरे देश में 5 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख का इलाज मुफ्त है। दिल्ली के अंदर रेखा जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 10 लाख का इलाज मुफ्त है। और न केवल इसको लागू किया, इस योजना को हम जमीन तक भी ले आए हैं और लगभग 2-2.5 लाख से ज्यादा कार्ड आज हमारे बन के तैयार हुए हैं। उड़ीसा भी इस एम्बिट में नहीं था, लेकिन उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसको लागू किया गया। तो ये प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण की जो उनकी सोच है, जिसके कारण से मैंने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था आज 4थे नंबर पर विश्व पे पहुंची है और 2029 आते आते हम विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। और इसी के साथ चलते चलते 2047 में भारत विकसित होगा, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल ऐसी हमारी भी उम्मीद है। जैसा आपने कहा मंत्री जी कि बहुत ज़रूरी था मूलभूत ढांचे पर काम किया जाना, क्योंकि जितनी भी बातें, जितने भी वायदे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में किए थे, उन सब के पूरा होने के लिए बहुत ज़रूरी था कि जिस मूलभूत कार्य की अब तक कोई चर्चा नहीं करता था, वो अब पूरे किए जाएं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम बात करें 11 वर्षों में युवा शक्ति को किस तरीके से बढ़ावा मिला है। हम देखते थे बैंक्स के बाहर लोन लेने वालों की लाइनें लगती थीं। हम देखते थे किस तरीके से स्टार्टअप कल्चर बिल्कुल नहीं था, किस तरीके से लोग एक नया व्यापार चलाने में, उसको व्यवस्थित करने में घबराते थे। गवर्नेंस की बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज थी। कैसे ये मुमकिन हो पाया कि उन सब चीज़ों को आसान, सरल बनाया गया और अब भारत यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था जो इस स्तर तक पहुंची है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि 140 करोड़ लोग, प्रत्येक की जरूरत का ध्यान प्रधानमंत्री जी ने रखा। चाहे वो रेडी पटरी वाला था, छोटी दुकान वाला था, उसके लिए, या वो व्यक्ति था जिसने कभी बैंक की शक्ल नहीं देखी थी, वो जाने की हिम्मत ही नहीं रखता था। बिल्कुल। 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं, जिसके कारण से इकोनॉमी में एकदम से अपलिफ्ट आया, जिसके कारण से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो पाया। बिल्कुल। आज छोटे दुकानदार को लोन चाहिए तो उसको बिना किसी सिक्योरिटी के 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। लोगों ने उसको अवेल किया है। वो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट बना है। देश की इकोनॉमी के बढ़ने का ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। आज स्टार्टअप्स की बात करें, यूनिकॉर्न्स की बात करें, तो जो हमारा स्टार्टअप स्ट्रक्चर है वो विश्व का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप स्ट्रक्चर है। आज एक स्टार्टअप करने वाले को, युवा को 1 करोड़ का लोन भी इजीली मिल रहा है। अगर कोई नवाचार की बात करता है और प्रॉपर प्रोजेक्ट लेके जाता है तो 1 करोड़ का लोन भी उसके लिए दूर नहीं है, जिसके कारण से 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स आज भारत में हुए हैं। यूनिकॉर्न्स हमारे देश में हैं। तो ये जो युवाओं के लिए उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना, आत्मनिर्भर करना,
आज हमारे देश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं है, वो नौकरी देने वाला बन गया है। और मैं रोजगार की बात करूं, जैसा मैंने बताया कि लगभग 900 करोड़ मैन डेज का रोजगार केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिया है। 9 करोड़ से ज्यादा पिछले 10 साल के अंदर जो प्रोविडेंट फंड के अंदर रजिस्ट्रेशन होते हैं, उससे समझ में आता है कि ये 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। जिसको भी रोजगार मिलता है वो प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर होता है। ये उसका सीधा सीधा उदाहरण है। पिछले 11 सालों में 9 करोड़ से ज्यादा नए लोग रजिस्टर हुए हैं उसके अंदर। प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 2022 में रोजगार मेले प्रारंभ करे। आज 15 से ज्यादा रोजगार मेले हो चुके हैं। उसमें 10 लाख से ज्यादा युवा भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अपना योगदान दे रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा युवाओं को उस माध्यम से रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र की चिंता की है, उनके रोजगार की चिंता की है, उनके नए स्टार्टअप्स करने की चिंता की है, वो अपना काम कर सके, वो नौकरी देने वाले बने, इसकी चिंता की है। प्रधानमंत्री जी ने एजुकेशन की भी चिंता की है। आप देखिए, ना केवल रोजगार के क्षेत्र में, ना व्यापार के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए, देश के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ेगी तो वो आगे अपना परिवार बचा पाएगी, अपने परिवार में ठीक से कंट्रीब्यूट कर पाएगी। बिल्कुल। आज देश की बेटियां फाइटर पायलट हैं। आज पैरा पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्सेस में उनके लिए 30% रिजर्वेशन किया गया है। आज देश की बेटी 33% रिजर्वेशन के साथ विधानसभा और लोकसभा में भी जा पाएगी। ये वो सरकार है जो देश के सर्वांगीण विकास में लगी है। इसलिए इसको पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात करता हूं। हर्ष जी, आपने कहा कि देश का युवा अब सशक्त हो रहा है। देश के युवा के लिए इतने महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। साथ ही साथ एक बेहद महत्वपूर्ण कदम था कि एम्प्लॉयबिलिटी, उनको रोजगार मिले, इसलिए उनको स्किल देना। वो पढ़े लिखें, वो रिसर्च करें, लेकिन साथ ही साथ वो स्किल्ड हों, किसी काम को करना जानते हों और उस काम की प्रैक्टिस हो पाए, उसको प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर में सीख पाएं। इसके लिए इंटर्नशिप प्रोवाइड करना। ये स्किलिंग और इंटर्नशिप किस प्रैक्टिकल तरीके से जमीनी स्तर पे ये सब चीजें सोची गई और लागू की गई? देश में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है जी। वो जो एजुकेशन पॉलिसी है वो सिर्फ बुकिश नॉलेज के लिए नहीं है। उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फ्रेश हैंड एक्सपीरियंस मार्केट में जाकर के वो हमारा युवा करे, अपनी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल मार्केट में जाकर के करे। उसके लिए स्किल इंडिया का योजना भी है। उसके लिए अलग से मिनिस्ट्री है जो हमारे युवाओं के लिए स्किल के ऊपर काम कर रही है, उनको वहां ट्रेनिंग दे रही है, उनके कोर्सेज हैं। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारी एमसीए की मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के गाइडेंस में हमने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम लागू की है। 2000 करोड़ रुपए का बजट इसमें दिया है। वो सिर्फ इस बात के लिए कि देश की 500 बड़ी कंपनीज, जो देश की 500 बड़ी कंपनीज हैं, उसमें हमारा 12th किया हुआ युवा, ITI किया हुआ युवा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ युवा, जो नॉन टेक्निकल भी है, वो सिर्फ बुकिश नॉलेज पर ना रहे। अगर उसको जाकर के अपने मैनेजमेंट की स्किल समझनी है, वो जिस ट्रेड में काम करता है, जिस ट्रेड की उसने एजुकेशन ली है, उसको फ्रेश एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मार्केट, ऑफ द फैक्ट्री, ऑफ द ऑफिस मिले। इसके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने लागू किया कि आगे आने वाले 4 साल में हम 1 करोड़ युवाओं को, 21 से 24 साल तक के युवाओं को इंटर्नशिप स्कीम में लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल। जिसमें उनको 12 महीने की उनकी ये इंटर्नशिप स्कीम है। क्लासरूम में बैठ के होने वाली नहीं है, फील्ड में, फैक्ट्री में, ऑफिस में जाकर के करने वाली स्कीम है। उनको 1 टाइम 6,000 रुपीज भी देने की योजना है और 12 महीने, हर महीने 5,000 रुपए भी उनके
मानधन के लिए कहिए, पॉकेट खर्च के लिए कहिए, वो भी देने की योजना है। उसका पायलट हमारा सक्सेसफुली हो रहा है। पायलट में हमने 1,25,000 बच्चों को उसमें एनरोल किया है और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये फ्रेश हैंड एक्सपीरियंस देने के लिए, युवाओं के लिए और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये बहुत बड़ी स्कीम है। मंत्री जी, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और अब जो पुराने क्रिमिनल लॉज थे उनको बदल दिया गया है। ये जितने भी महत्वपूर्ण कानून लागू किए गए, चाहे निंदकों ने कितना ही कहा हो कि ये सब शायद ज़रूरी नहीं है या भारत के व्यापार कल्चर को कुछ क्षति पहुंचेगी, हानि पहुंचेगी, आज हम देख रहे हैं कि जीएसटी की कलेक्शंस रिकॉर्ड दर से लगातार साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे ये सब कानून सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए, वो कंपनीज जो अब भारत में आके निवेश करना चाहती हैं उनको भी सहायता दे रही हैं। किस सोच के साथ? आपके इस प्रश्न को मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। ये वो सरकार है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली, जिसने अब तक के सबसे ज़्यादा बोल्ड डिसीजंस लिए हैं। बिल्कुल, चाहे वो इकोनॉमिक क्षेत्र में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए 370 का एब्रोगेशन हो, बिल्कुल, ट्रिपल तलाक खत्म करने की बात हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, भारत की ये जो सरकार है ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। बिल्कुल, और ये रिस्पॉन्सिबल भी है। चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो, ये केवल देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों की चिंता नहीं करती है। ये देश के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं, उसका उदाहरण सिटीजनशिप एक्ट है। बिल्कुल, उसका उदाहरण कोविड के समय में 67,000 से ज्यादा लोगों को भारत में लेकर के आने की, सेफ एंड साउंड लाने की बात है। अफगानिस्तान से 5,000 लोगों को लेकर के आने की बात है। रशिया यूक्रेन युद्ध में अगर नरेंद्र मोदी जी के एक फोन पर रशिया भी और यूक्रेन भी युद्ध विराम करता है और भारतीय मूल के 22,000 बच्चे जो वहां पढ़ने के लिए गए हुए थे, वो अपनी बसों पर तिरंगा लगा करके देश में आ जाते हैं, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगे को ताकत दी है। और न केवल भारतीय मूल के बच्चे, पाकिस्तान के रेजिडेंट, पाकिस्तान के नेशनल वाले बच्चे भी बिल्कुल अपनी बस पे तिरंगा लगा करके सेफ एंड साउंड भारत आ जाते हैं। तो ये चिंता, ये संवेदना भारत के प्रधानमंत्री जी की है कि वो न केवल देश में रहने वाले भारतीयों की चिंता करते हैं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों की भी चिंता करते हैं। बिल्कुल, गुड गवर्नेंस की बात आपने करी। आज हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स पहला ऐसा मंत्रालय है जिसने अपनी सारी बिजनेस को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सबसे पहले प्रारंभ किया। आज देश की जितनी भी कंपनीज हैं उसकी गवर्नेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स करता है जी। उनकी गवर्नेंस में उनका इनकॉर्पोरेशन अगर किसी नई कंपनी को करना है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा हूं, बिल्कुल, जिसमें आज भारत विश्व स्तर पर 160 से 62वें पायदान पर आकर खड़ा हुआ है। क्या बात है। उसके पीछे प्रधानमंत्री जी का विजन। और मैं अगर एमसीए की बात करूं, आज एक कंपनी ने नई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो वो 3 या 4 दिन में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, क्योंकि एवरी डॉक्यूमेंट हैज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। पहले जहां 4-4 महीने लगा करते थे, 6-6 महीने लगा करते थे एक कंपनी को एस्टैब्लिश होने में, इनकॉर्पोरेट होने में, आज 3 या 4 दिन में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही से सबमिट हुए हैं तो 4 दिन में इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। और ना केवल इनकॉर्पोरेट होती है, 11 तरह के जो सर्टिफिकेशंस हैं, रजिस्ट्रेशंस हैं, चाहे वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो बैंक अकाउंट का नंबर मिलना हो, चाहे वो
प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो शॉप एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन हो, ऐसे 11 तरह के कार्ड आज कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ 3 दिन में ही मिलते हैं, ताकि कंपनी की फंक्शनिंग चौथे दिन से प्रारंभ हो सके। आज कोई कंपनी वाइंडिंग ऑफ चाहती है, 2-2 साल 3-3 साल लग जाते थे, आज मैंडेटरीली, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन किया है और उसमें व्यक्तियों की इंटरफियरेंस मिनिमम करी है, ऑफिसर्स की इंटरफियरेंस मिनिमम करी है, नो मैन हैंडलिंग करी है, जिससे भ्रष्टाचार भी दूर हुआ है और काम भी तेज हुआ है, स्विफ्ट हुआ है। आज कोई कंपनी वाइंडिंग ऑफ की तरफ जाती है तो मैक्सिमम 90 दिन के अंदर अंदर वो वाइंड ऑफ कर पाती है। पहले उसको भी 8 महीने 1 साल लग जाया करता था। तो ये जो बदल आया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इसमें मिनिमम मैनुअल इंटरफेरेंस की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस केवल एक मंत्रालय का बताया है मैंने। आज डिजिटाइजेशन के कारण से, जहां डिजिटल ट्रांजैक्शन विश्व का लगभग 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे विश्व का भारत कर रहा है, इससे हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिला है। ये जो छोटे छोटे कदम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, एक रेडी पटरी वाले से लेकर के और एक कॉरपोरेट की बड़ी कंपनी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के कारण ही आज भारत विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन रहा है। बिल्कुल मंत्री जी, विश्व पटल की अगर बात की जाए, किस तरीके से, जैसे आपने एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य कहा कि तिरंगे को ताकत दी है प्रधानमंत्री जी के विजन ने। आज भारत को लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ माना जाता है। भारत को विश्व गुरु तो सब जानते थे, लेकिन आज मानते हैं युद्ध विराम से लेकर अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बेहतर करना है, सुदृढ़ करना है। भारत की सलाह, प्रधानमंत्री जी की सलाह सब चाहते हैं। किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को ये ऊंचाइयां मिली? प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रैक्टिकली, प्रधानमंत्री बनते ही गवर्नेंस की। मुझे जहां तक याद आता है, प्रधानमंत्री जी की पहली इंटरनेशनल विजिट शायद भूटान की थी। अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस जाने की बात नहीं की उन्होंने। आज हम केवल ग्लोबल साउथ ग्लोबल लीडर नहीं है। आज भारत विश्व के ऊपर के 4-5 देशों में गिना जाता है लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रिस्पेक्टेड आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका विजन, उनका, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए जब वो इंटरनेशनल लीडर्स से मिलते हैं, ऐसा लगता है कोई अपने दोस्त से मिल रहा है, फॉर्मली नहीं मिलते हैं। आज उन्होंने छोटे छोटे देशों के साथ उनकी मदद करते हुए जो रिलेशन एस्टैब्लिश किए हैं। लीडर वही बनेगा जो अपने बराबर वालों के साथ भी ठीक रहता है और अपने से छोटे वालों को भी कंफर्ट जोन देता है। आज रशिया यूक्रेन युद्ध में अगर पूरा विश्व देखता है तो वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखता है कि विश्व में शांति दूत के रूप में नरेंद्र मोदी जी रशिया यूक्रेन के युद्ध को रुकवा सकते हैं। जो आदमी एक फोन से युद्ध को रुकवा सकता है, वो युद्ध समाप्त भी करा सकता है। और इस बात के लिए पूरा विश्व आज कोई देखता है तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखता है। आज विश्व की कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, पेंडेमिक कोविड आया, उससे भी लड़ने की ताकत प्रधानमंत्री जी ने दिखाई, तो विश्व ने आज भारत का लोहा माना है। इस कारण से ये प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और उनकी टीम एफर्ट जो है, उनका अपने फेलो कलीग्स जो उनके साथ मंत्री उनके नेतृत्व में काम करते हैं, उनकी प्रतिभा को समझते हुए उनको काम देना और उनको कंफर्ट जोन देना, इंडिपेंडेंटली उनको काम करने का मौका देना। ऑल्दो सुपरविजन इज देयर, उनका आशीर्वाद रहता है, लेकिन मैं पर्सनली भी मानता हूं कि उनका सुपरविजन, उनकी गाइडेंस के कारण आज ये जो टीम एनडीए है जो देश को गवर्न कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसके कारण से भारत आज पुनः विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। समाज कल्याण की हमने इतनी नीतियों और इतने कार्यों पर बात की। एक बात जो हम सब जानते हैं आपके बारे में, आप दशकों से दधीची देहदान ऑर्गन डोनेशन से जुड़े रहे हैं। अगर आप आकाशवाणी के ज़रिए देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहें, अंगदान के बारे में, दधीची देहदान के बारे में कुछ बताना चाहें, मैं देख सकता हूं कि आप
पिछले 27 वर्षों से दधीची देहदान समिति एक संस्था है जिसमें मैं लगातार 27 वर्षों से काम कर रहा हूं, जिसके माध्यम से हम दिल्ली एनसीआर और अब पूरे देश को ये मैसेज देते हैं कि अंगदान महादान है जी। आज देश के अंदर हर साल 5 लाख लोग किडनी की जरूरत की वजह से उनका देहांत हो जाता है। मरणोपरांत अपने ऑर्गन्स का डोनेशन करने का संकल्प लेना, इससे बड़ा दान और इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं है। बिल्कुल। श्रीलंका जैसा छोटा देश कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से मुक्त हुआ है। भारत में आज भी 80 लाख लोगों को कॉर्निया की आवश्यकता है। अगर एक अंदाजा है कि प्रतिदिन देश में 8 लाख लोगों की मृत्यु होती है, अगर वो सभी लोग आंखें दान करने का संकल्प कर लें तो 10 दिन में भारत की कॉर्नियल ब्लाइंडनेस खत्म हो सकती है। इतना बड़ा काम है और आज तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हार्ट ट्रांसप्लांट बड़ी इजीली हो सकता है, हार्ट के वाल्व का ट्रांसप्लांट हो सकता है, किडनीज, लिवर, पेनक्रियाज, स्प्लिन, यहां तक कि स्किन डोनेशन। कोई व्यक्ति 30-35% जल जाता है तो उसके बचने के चांसेस केवल 10% होते हैं बर्न केसेस में। पर अगर उसको स्किन डोनेट हो जाए, कोई भी व्यक्ति अपने मरने के बाद अगर अपनी स्किन डोनेट कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिजीज, और वो उस बर्न केस को मिल जाए, क्योंकि बर्न केस में जो डेथ होती है वो स्किन में इन्फेक्शन के कारण से होती है जी। और वो अगर उसको नेचुरल स्किन मिल जाए तो वो उसके बचने के चांस जहां 10% थे, वो बचने के चांस 70% हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अंगदान महादान है। मैं ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से जो भी आज देश के लोग इस बात को सुन रहे हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि मरणोपरांत देहदान और अंगदान का संकल्प लें। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2 बार अपने मन की बात में, एक बार तो 99 उनका एपिसोड मुझे याद है, प्रधानमंत्री जी ने एक छोटी बच्ची के देहांत के बाद लुधियाना की एक परिवार ने अपनी उस छोटी बच्ची के देहांत, छोटी बच्ची कोई 10-12 दिन की बच्ची थी, उन्होंने उस बच्ची के अंगों का दान हुआ था जिसके कारण से 3 लोगों की जान बची थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 7 मिनट मन की बात में इस बात का उल्लेख किया था, उस परिवार से बात की थी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कि मरणोपरांत देहदान और अंगदान के लिए आगे आएं। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अंगों की। बहुत बिल्कुल। अंगदान महादान है। एक दृष्टि बाधित व्यक्ति भी अपनी आँखों का दान कर सकता है और ना जाने कितने व्यक्तियों की आईसाइट, रोशनी आँखों की वापस आ सकती है। आकाशवाणी अब 89 साल पूरे कर चुका है, 90 साल पूरे करने वाला है। आकाशवाणी के इस ऐतिहासिक ब्रॉडकास्टिंग हॉल में, ब्रॉडकास्टिंग हाउस में हम विराजमान हैं मंत्री जी आपके साथ। आपके बचपन की, युवावस्था की कोई ऐसी याद आकाशवाणी के बारे में जो आप हम सभी से साझा करना चाहें? पहले तो मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ। न्यू इनोवेशंस के साथ जो रेडियो सिर्फ सुना जाता था AIR, आज AIR में पॉडकास्ट हो रहा है, जो अब खाली लिसनिंग की बात नहीं रह गई है, सुनने की बात नहीं रह गई है, आज वो विजुअल मीडिया में भी जा रहा है, चाहे डिजिटल मीडिया के माध्यम से जा रहा है। तो ये नवाचार के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ AIR को। जहाँ तक बचपन या युवा अवस्था की बात मुझे ध्यान आती है, उस समय तो ऑल इंडिया रेडियो बहुत बड़ी बात होती थी, चाहे वो कमेंट्री सुनने की बात हो। इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का मैच था तो वो छोटा रेडियो, हम सुबह 4 बजे इनिंग्स शुरू होती थी तो सुबह 4 बजे उठते थे, पढ़ने के लिए उठते हो या ना उठते हो, पर कमेंट्री सुनने के लिए उठते थे। शो था बिनाका वाला, वो बहुत पसंदीदा शो था हम युवाओं का। उसमें भी उनकी खनकती हुई आवाज़ अमीन साहनी जी की और उनका जो संचालन करने का तरीका, और उसके माध्यम से वो बातों बातों में कुछ ना कुछ
मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की बातों को बता के कुछ पुराने गाने सुनाया करते थे, वो यादें आज भी दिमाग में हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो उस माध्यम से भी दिमाग में हर समय रहता है। बिल्कुल। हर्ष जी, मोदी सरकार के 11 वर्षों के बारे में, सुशासन के बारे में, जनता के हित के बारे में आपने इतने अहम मुद्दे हमारे सामने रखे, इतनी ज़बरदस्त चर्चा हम सबसे की। आप यहाँ पर आकाशवाणी में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। मुझे भी आकर के बहुत अच्छा लगा, और मेरे लिए ऑल इंडिया रेडियो में यहाँ पे आना, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जो सिर्फ एक सपना हुआ करता था, हम सुना करते थे आकाशवाणी को, ऑल इंडिया रेडियो को, आज स्वयं आकर के यहाँ पे आपसे बातचीत करना मुझे बहुत सुखद है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हम आभारी हैं कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।